जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। मेरा नाम अब्दुल फ़ाहद है और आज हम लेक्चर नंबर 20 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम गूगल क्लाउड स्टोरेज की थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो गूगल क्लाउड की स्टोरेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि कंप्यूटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका नेटवर्किंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी तरह स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसकी हाउना बहुत अच्छी आनी चाहिए कि आप कौन सी स्टोरेज कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, किस लेवल की, किस टियर की इस्तेमाल करेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड, गूगल एसोसिएट ट्रेनिंग का हमारा पार्ट है ये टॉपिक, और मूव ऑन करते हैं प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है गूगल क्लाउड स्टोरेज। अमेजोन में से कहते हैं S3 बकेट, एज़्योर में से कहते हैं ब्लॉब स्टोरेज। अब व्हाट इज़ गूगल क्लाउड स्टोरेज? यूनिफाइड ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर डेवलपर्स एंड एंटरप्राइजेस। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज होती है, याद रखिएगा, यूनिफाइड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज। इंटीग्रेट स्टोरेज इनटू योर एप्लीकेशंस विद अ सिंगल यूनिफाइड एपीआई, कि आप एक एपीआई के थ्रू, गेट की एपीआई के थ्रू, लिस्ट की, डिलीट की एपीआई के थ्रू इसको अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो गूगल क्लाउड स्टोरेज की पूरी एपीआई अवेलेबल है, आप इसकी एपीआई को इस्तेमाल करते हुए अपने एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज प्राइस परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 स्टोरेज क्लासेस विद ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या चीज़ है? ये आपकी कंपनी कंप्लाइंस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो डाटा है कितने अरसे तक किस टियर पे रहता है। अब 4 स्टोरेज के टियर्स होते हैं, वो हम आगे के देखते हैं इस साइड में। एक्सेस डाटा इंस्टेंटली फ्रॉम एनी स्टोरेज क्लास, के इंस्टेंटली आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्गली परसिस्टेंट स्टोरेज। एक होती है परसिस्टेंट डिस्क, एक होती है स्ट्रॉन्गली परसिस्टेंट स्टोरेज। तो ये स्ट्रॉन्गली परसिस्टेंट स्टोरेज है जिसमें रियल टाइम में गेट और पुट काम कर रहा होता है किसी भी ग्लोबल लोकेशन से। डिज़ाइन फॉर सिक्योर एंड ड्यूरेबल स्टोरेज, सिक्योरिटी और ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, आगे के देखते हैं इसको भी। रिड्यूस डाटा स्टोरेज कार्बन एमिशंस टू ज़ीरो, जो इसके बैकएंड पे आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये ज़ीरो कार्बन एमिशन पे चल रहा होता है, हार्डवेयर की बात हो रही है। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसके अंदर आप 4 हमारे पास आती हैं क्लासेस, जिसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या क्लासेस आ रही हैं हमारे पास। एक मल्टी रीजनल है, एक रीजनल है, एक नियर लाइन है, कोल्ड लाइन है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्टली फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा होता है, इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जिसके अंदर 99.95 SLA अवेलेबिलिटी अवेलेबल होती है, मतलब स्टैंडर्ड लेवल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। SLA का मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो जिसका सर्विस अवेलेबिलिटी एग्रीमेंट हमारे पास 99.95% होता है, वो होती है मल्टी रीजनल, कि आपका डाटा एक टाइम में एक से ज़्यादा रीजन से पड़ा हो, मे बी यूरोप के मल्टीपल रीजन्स में, US के मल्टीपल रीजन्स में। रीजनल में क्या होता है? एक्सेस फ्रीक्वेंटली विद इन अ रीजन, एक रीजनल स्टोरेज बकेट, लेकिन इसकी जो है अवेलेबिलिटी SLA 99.90 होता है। इसके अलावा नियर लाइन की बात करते हैं, जो एक महीने में मतलब कि एक महीने से कम एक्सेस होता है, मतलब कि एक महीने में उसको एक दफ़ा भी आप एक्सेस नहीं करते हैं। लेस देन वंस अ मंथ, एक्सेस लेस देन वंस अ ईयर। जब आप बात करते हैं साल में, तो ये होता है आपका आर्काइवल या कंपनी की बैकअप आर्काइव्स का डाटा, जिसको हम यहाँ रखते हैं। सो एक्सेस API कंसिस्टेंट API होती है, इसकी एक्सेस टाइम मिली सेकेंड्स में होता है। स्टोरेज प्राइस होती है GB पर मंथ के ऊपर, ठीक है। और रिट्रीवल प्राइस आपकी, इसमें अब एक चीज़ आप देखेंगे, ये प्राइसिंग की फैक्टर्स आ रहे हैं कि मल्टी रीजन में आपकी सबसे ज़्यादा प्राइस आपकी होती है मल्टी रीजन की, फिर आप जैसे जैसे कोल्ड लाइन की तरफ जा रहे हैं आपकी प्राइस कम हो रही है। और रिट्रीवल प्राइस की बात करते हैं, तो रिट्रीवल प्राइस मल्टी रीजन में सबसे कम होती है, और आपकी कोल्ड लाइन मतलब कि आर्काइवल को आप जितनी जल्दी एक्सेस करेंगे उसकी आपको रिट्रीवल फीस भी पड़ेगी। एक स्टोरेज फीस हो गई, एक रिट्रीवल फीस हो गई, फिर यूज़ केसेस कहाँ पे हैं। अब इसके लिए क्या, कंटेंट स्टोरेज एंड डिलीवरी, मतलब CDN के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना कंटेंट सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट क्या होता है? JPG, PDF, EXE फाइल्स, वट एवर टाइप ऑफ डाटा यू हैव दैट इज कंसिडर्ड एज अ कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट की बात हो रही है, डायनामिक की नहीं। डायनामिक में आपका PHP और DHH आ रही होती है, तो इसके लिए हम ब्लॉक स्टोरेज यूज़ कर रहे होते हैं सर्वर के लेवल पे। इसके बाद रीजनल है, इन रीजनल एनालिटिक्स और ट्रांसकोडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको। जिस रीजन में आपकी वीडियो फाइल्स पड़ी होंगी वहाँ से जल्दी ट्रांसपोर्ट होंगी। लॉन्ग टेल कंटेंट बैकअप्स, नियर लाइन उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्काइविंग और डिजास्टर रिकवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं कोल्ड लाइन, मतलब कि जब सिर्फ डिजास्टर आना है तब इसकी रिकवरी होनी है, तो उसके लिए कोल्ड लाइन इस्तेमाल करते हैं। सो अब एक गूगल स्टोरेज की बकेट दरमियान में है, इसमें क्या है, आप लैपटॉप से भी इसके ऊपर एक्सेस API के थ्रू कर सकते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेबल्स BQD के कर सकते हैं इसके ऊपर।
अपनी स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स इमेजेस रख सकते हैं। गूगल कंप्यूट की जो इमेजेस हैं वो स्टोरेज के ऊपर रखी होती हैं। फिर जनरल ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी रख सकते हैं, मतलब कि आपकी PDF इमेजेस सर्वर की बैकएंड पे यहाँ होस्ट कर सकते हैं आप। और गूगल कंप्यूट के साथ इसको एज अ वर्चुअल ड्राइव मैप भी करवाया जा सकता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेबल्स, लेकिन ये लिनक्स के केस में होता है सिर्फ। SQL की क्या बात कर रहे हैं कि आप इसके अंदर SQL की बैकअप जॉब्स और क्रॉन जॉब्स को लगाते हैं, जिसके अंदर आप उसके अंदर टेबल्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बैकएंड पे SQL के साथ क्लाउड स्टोरेज सपोर्टेड है। फिर ऐप इंजन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज, लॉग्स एंड डाटा स्टोर बैकअप्स। ऑब्जेक्ट की स्टोरेज सारा कुछ इसके ऊपर बैकएंड पे क्लाउड स्टोरेज के ऊपर रख रहा होता है। अब गूगल क्लाउड स्टोरेज के फीचर बेनिफिट क्या है? बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड प्राइसिंग फॉर ऑल योर स्टोरेज नीड्स, a single API for all storage classes, cloud storage consistent API latency and speed across storage classes, simplifies development integration and reduces code complexity। आपको पूरा की पूरी API दी जाती है, आपने सिर्फ उसे कॉल करवाना है अपने मुख्तलिफ कोड के हिस्सों में, और वहाँ से गेट डाटा राइट भी कर सकते हैं स्टोरेज के ऊपर, डाटा गेट भी कर सकते हैं स्टोरेज के ऊपर विद ए सिंगल API, गूगल की स्टोरेज API के थ्रू। डिजाइन फॉर 99.9 ड्यूरेबिलिटी की बात हो रही है। क्लाउड स्टोरेज डिजाइन फॉर 99.999 काफी ज्यादा 9 है ड्यूरेबिलिटी। इट स्टोर डाटा रिडंडेंटली with automatic checksums and ensure data integrity with multi-region storage। user is maintained in geographically distant location, कि आपके मल्टीपल लोकेशन में डाटा स्टोर किया जाता है मल्टी रीजन स्टोरेज के अंदर। हाईली स्केलेबल एंड परफॉर्मेंट क्लाउड स्टोरेज ऑफर्स अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट स्टोरेज, मतलब कि आप इसके ऊपर अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी कोई फिजिकल लिमिट यहाँ गूगल ने नहीं बताई हुई, एक बकेट की कोई साइज लिमिट नहीं होती। एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स कैन बी एज लार्ज एज 5 TB पर ऑब्जेक्ट। अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्या होती है? मतलब एक फाइल है, मतलब एक मेरी सॉन्ग है या कोई JPEG फाइल है, वो होती है 1 या 2 MB 4 MB की होती है, मतलब बड़े से बड़े कैमरे के लिए ज़्यादा साइज बढ़ता रहता है। सो यहाँ पर एक जो फाइल का साइज वो बता रहा है वो 5 TB एक ऑब्जेक्ट का साइज होता है। अमेजोन में 3 TB है, इसमें 5 TB है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, एक बंदे से पूछा गया था, मैं आपको बताता ही हूँ। सो इसकी जो है इसका ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है, मे बी अब अमेजोन का बढ़ गया हो, लास्ट टाइम वो 3 था, अब ये 5 TB गूगल का पहले से है, मे बी इसका भी इंक्रीज हो गया। जब मैं रीड कर रहा हूँ, यू नो इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। Strongly consistent की बात हो रही है। When write succeeds, the latest copy of the object is guaranteed to be returned by any get। अब पुट और गेट दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब क्या वो कह रहे हैं कि जब आपका डाटा राइट होता है किसी भी जगह से, उसकी लेटेस्ट कॉपी को ग्लोबली आप गेट कर सकते हैं। रियल टाइम में हो रहा था डाटा, अलग स्ट्रीम डाटा नहीं होता। सो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्गली परसिस्टेंट स्टोरेज। दिस अप्लाइज टू पुट ऑफ न्यू एंड ओवर रिटर्न ऑब्जेक्ट्स एंड डिलीट्स। अब एक बात तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आपका मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग में सब बहुत इस्तेमाल हो रहा है। उसके अंदर बहुत हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। उसमें ज़्यादातर सेफ क्लस्टर एक ऑन प्रेमाइज सर्विस है, वो इस्तेमाल हो रही है। क्लाउड के अंदर इस तरह की बकेट्स या ये API बेस्ड स्टोरेज इस्तेमाल हो रही होगी। जीरो कार्बन एमिशन की बात करते हैं। बाय रिमूविंग फ्रॉम सेल्फ डाटा सेंटर टू कोलोकेशन फैसिलिटी, दिस भी द एमिशंस डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कंपनी डाटा स्टोरेज विल बी जीरो। के इसके ऊपर ये काम कर रही होती हैं। मोस्टली दे आर टेकिंग द स्टोरेज पावर फ्रॉम ओशन एंड विंड एनर्जी, तो इसलिए इसको ये जीरो कार्बन एमिशन कहते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, पैसे कहाँ पे लगते हैं स्टोरेज के? तो ये सारी चीज़ें पर मंथ के ऊपर है। डाटा स्टोर करने के पैसे लगते हैं, स्टोरिंग डाटा एंड क्लाउड स्टोरेज बकेट्स के आप कितने GB डाटा स्टोर कर रहे हैं पर मंथ। नेटवर्क यूजेज के आप जब डाटा पुट करते हैं और गेट करते हैं, जाहिर बात है बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है VPC की, तो वो भी पैसे आपको चार्ज होंगे। इसके अलावा ऑपरेशंस यूजेज के आप कितनी दफ़ा डिलीट करते हैं, गेट करते हैं, राइट करते हैं, इसके कहते हैं ऑपरेशंस। इसकी क्लासेस होती हैं, क्लास A ऑपरेशन, B ऑपरेशन, C ऑपरेशन। तो ऑपरेशंस के बेसिस पे पर मिलियन ऑपरेशंस के ऊपर इसकी चार्जिंग होती है डॉलर्स के अंदर। ये जो भी आपकी करेंसी है पीछे गूगल क्लाउड के अंदर। फॉर नियर लाइन एंड कोल्ड लाइन स्टोरेज ओनली, रिट्रीवल एंड अर्ली डिलीशन फीस कहाँ पे अप्लाई होती है? अर्ली डिलीशन फीस के आप डाटा रखते हैं और उस अरसे से पहले डिलीट कर देते हैं। रिट्रीवल फीस वो नियर लाइन और कोल्ड लाइन जिसके अंदर आप बैकअप आर्काइवल कर रहे थे उसके ऊपर वो अप्लाई होती है, बाकियों में अप्लाई नहीं होती। मतलब जो 4 हैं, 2 में अप्लाई होती है, 2 में नहीं होती। देयर आर सेवरल वेज टू ब्रिंग डाटा इनटू गूगल क्लाउड स्टोरेज। ऑनलाइन ट्रांसफर, सेल्फ मैनेज कॉपी यूजिंग कमांड लाइन टूल्स फॉर ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब GST टूल के थ्रू, गूगल क्लाउड आप कंसोल के थ्रू, GUI के थ्रू इसको डाटा को यहाँ पे रख सकते हैं। स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस है आपके पास। स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस में क्या चीज़ आती है कि आप बैच ट्रांसफर्स को लगा सकते हैं। स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस के थ्रू आप S3 और ब्लॉब स्टोरेज से भी डाटा को यहाँ पे एक पाइपलाइन बना सकते हैं कि रियल टाइम डाटा यहाँ पे सिंक हो रहा है आपकी बकेट के अंदर।
ट्रांसफर अप्लायंस की बात करेंगे, ये वो है जो कि आपके डाटा सेंटर में एक वो गूगल फिजिकल एक ब्रीफकेस भिजवाता है, आप उसे अपने डाटा सर्वर अपने जो सर्वर उसके अटैच करते हैं, सारे डाटा में कॉपी करते हैं, वो दोबारा जहाज़ के थ्रू DHL के थ्रू वापस गूगल के डाटा सेंटर में जाता है, वहाँ इसको माउंट करवा के आप स्टोरेज में डाटा वो इंसर्ट कर देते हैं। सो ये ट्रांसफर अप्लायंस बीटा में है और ये गूगल की फिजिकल प्रोडक्ट होती है, आपके डाटा सेंटर में आती है। इट्स एक्सपेंसिव वे टू डू इट, बट डाटा सेंटर लेवल पे इतना डाटा होता है तो ये इस्तेमाल करनी पड़ती है। आते हैं जी बिग पिक्चर की तरफ। व्हाट आर डिफरेंट टाइप स्टोरेज। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज की, जिसे हमने आज पढ़ा है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, आईडी होता है डाटा का, मीटा डाटा होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और डाटा होता है। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, फिर एक ऑब्जेक्ट बनती है आपकी। अब ये डाटा साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं और AI ML के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। मीटा डाटा के ऊपर बहुत काम हो रहा होता है, वहाँ पे एट्रीब्यूट्स के ऊपर बड़ा काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर चीज़ों पे काम बहुत हो रहा होता है। मूविंग फॉरवर्ड के ब्लॉक स्टोरेज क्या है, इसे कहते हैं वो स्टोरेज जो आपके सर्वर के साथ आपकी VM के साथ लगी होती है। फाइल स्टोर एक गूगल की सर्विस है, ये NAS बेस्ड है, ये SAN बेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है और ये आपके सर्वर के साथ लगती है। ये आपका कोड के अलावा स्टैटिक डाटा यहाँ पे आप रख सकते हैं। इट नेवर आउट ऑफ स्केल्स एंड ये भी एक बड़ी सर्विस है ये, लेकिन नेटवर्क अटैच डाटा कुछ सर्विसेज जो अगर NAS को स्टोरेज को सपोर्ट कर रही हैं, फाइल स्टोरेज यूज़ करते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सेस किस तरह होगी, ये API के थ्रू, URI और API के थ्रू एक्सेस होगी। और यहाँ पे क्या है, OS पुल्स ब्लॉक बैक टुगेदर, ये OS लेवल पे काम कर रही होगी आपके सर्वर के साथ एज आ हार्ड ड्राइव, SSD, persistent SSD, व्हाट्सएवर भी आप यूज़ कर रहे हैं। और ये एज आ नेटवर्क पाथ आपके सर्वर के साथ माउंट होगी ये वाली स्टोरेज। ये सर्विस जो है गूगल की प्राइवेट सर्विस है। अगर आपने ऑन प्रेमाइस डाटा सेंटर के साथ इस्तेमाल करनी है तो आपको VPN एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये पब्लिक IP पे काम नहीं करती, ये पब्लिक IP पे काम करती है और ये भी गूगल के सर्वर के साथ सिर्फ काम कर रही होती है। सो इसके ऊपर क्या आप रख सकते हैं जी, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट और अपनी वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह माई लैब भी होगी। अब यूज़ केसेस क्या हैं, इसके यूज़ केसेस क्या हैं, आप इसके बाद डेटाबेसेस, कैशे और VM की डिस्क को रख सकते हैं। और इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर आप डेटा एनालिटिक्स और वेब कंटेंट मैनेजमेंट को रख सकते हैं। तो ऑटो स्केलिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काम आ रहा होता है क्या कोड इस पर रहता है और वेब सर्वर स्केल डाउन हो रहा होता है कि कोड आपका वहाँ पे परसिस्टेंट रहता है फाइल स्टोर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। फिर क्लाउड स्टोरेज प्रोडक्ट का नाम है। यहाँ पर अगर आप आए तो ब्लॉक लेवल स्टोरेज में आपके पास परसिस्टेंट इसका लोकल SSD है। फाइल स्टोर में अगर आप आते हैं तो फाइल स्टोर में आपके पास फाइल स्टोर के नाम से सर्विस है। सो ये हमारी अगली साइड की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास ये एंड थी, लैब के अंदर भी करेंगे, बकेट बनाएंगे, पब्लिक करके देखेंगे, स्टैटिक साइड उसके ऊपर होस्ट करके देखेंगे और डाटा मूवमेंट देखेंगे, ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ऑल ऑथेंटिकेटेड यूज़र को देखेंगे, स्टोरेज परमिशन के साथ खेलेंगे और वर्जनिंग देख लेंगे और बकेट को डिलीट किस तरह करते हैं, बकेट को लॉक किस तरह करते हैं। इस तरह के छोटे मोटे के फीचर्स हम इंशाल्लाह लैब के अंदर ट्राई करेंगे किस तरह स्टोरेज काम करती है। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। GSUtil की लाइनक्स के शेल की तरह ये काम कर रहा होता है। सो इसके थ्रू, इन कमांड्स के थ्रू वेरीफाई वर्जन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप वर्जनिंग देख कर सकते हैं एनेबल है कि नहीं, वेरिफिकेशन फाइल वर्जन, ये इसके थ्रू ls-la के थ्रू फाइल के वर्जन देख सकते हैं। ओल्ड वर्जन की कमांड है लेकिन अब ये हम GUI से भी कर सकते हैं, पहले ये सिर्फ CLI से होती थी। सो इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे आए थे हमारे पास और दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर टुडे। सो आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं इसकी लैब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।